एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 ये प्रेजेंट होने वाला है पार्लियामेंट में एंड इस बिल पर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में भी इस बिल पर डिस्कशंस हो रहे हैं। अब ये बिल पे इतने डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं इसके लिए आपको समझने होंगे इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। एट द सेम टाइम ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटीज, एनजीओज ने इस बिल से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी रेज किए हैं। तो आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये जो बिल प्रेजेंट होने वाला है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, इन प्रोविजंस को लेकर कंसर्न्स क्या रेज हो रहे हैं, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह, आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस। और आज का जो डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये एफसीआरए बिल से रिलेटेड है। इस बिल के जितने भी प्रोविजंस, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। इन प्रोविजन से लेकर क्या कंसर्न्स है इनको भी देखेंगे और गवर्नमेंट का क्या स्टांस है इससे रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट क्या है आप सबको पता है कि इस बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है और प्रेजेंट होने से पहले ही आपको कुछ इस तरीके के जो है आपको प्लेकार्ड्स दिखेंगे। स्टॉप टारगेटिंग एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल के काफी ज्यादा अगेंस्ट हैं। अब ऐसा क्यों है इसके लिए आपको इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझना होगा। अब सबसे जो डिस्कस्ड प्रोविजन है इस बिल में वो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। यह बिल कहता है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा। अब इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का रोल क्या होगा या ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से इसे क्रिएट किया गया है। देखिए जितने भी एनजीओज हैं, ठीक है, जितने भी एनजीओज हैं जिनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला है, ठीक है, जो भी एनजीओज हैं जिनको ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले हैं और इन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भी वो एसेट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो भी एसेट्स वो क्रिएट किए हैं, कल को ये एनजीओज, ठीक है, कल को अगर इन एनजीओज का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है या जो इनका लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होता है जो भी रीजंस के चलते, या सरेंडर कर देते हैं एनजीओज जो हैं अपने लाइसेंस को, तो ऐसे में इस पर्टिकुलर एनजीओस ने जो भी एसेट्स क्रिएट किए हैं यूजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन डोनेशंस, इन एसेट्स का जो इन एसेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, यही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास आ जाएगा। हालांकि ये जो एसेट्स हैं ये रिस्टोर हो जाएंगे अगर वो एनजीओ का जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाता है। लेकिन इन केस ये जो एनजीओ है जिसने जो भी एसेट्स क्रिएट किए हैं यूजिंग दीज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एसेट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, जो भी एसेट्स जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें स्कूल्स हो गए, उसमें हॉस्पिटल्स हो गए, जो भी एसेट्स ये पर्टिकुलर एनजीओ ने क्रिएट किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं, और अगर इस एनजीओ का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है या जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या फिर रिन्यू नहीं होता है, जो भी रीजंस है उनके चलते कोई भी पर्टिकुलर एनजीओ उसने जो एसेट्स क्रिएट किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका कंट्रोल इसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास आ जाएगा। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न्स भी है जिसको भी हम आगे समझेंगे। अभी तो हम की प्रोविजंस को समझ रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि एक स्टैट्यूटरी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी, ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी, मींस बैक्ड बाय द लॉ। क्लियर। फिर हालांकि इसमें एक आपका एक्सेप्शन भी है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जैसे कोई एनजीओ है, समझिए कि मैं कोई एनजीओ रन कर रहा हूं और मैंने जो मेरे एनजीओ को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिले उससे मैंने अगर कोई रिलीजियस प्लेस, ठीक है, कोई रिलीजियस प्लेस जो है या जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो अगर मैंने स्टैब्लिश किया है तो उसका जो नेचर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, उसके नेचर में कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं आएगा, ठीक है। द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट ऑल्टर और सेकुलराइज इट, यानी कि जैसा जो नेचर, अगर मेरा एनजीओ है उसमें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आए, अगर उससे मैं कोई चर्च मैंने क्रिएट किया है या कोई भी रिलीजियस प्लेस मैंने जो है एस्टैब्लिश किया है और मेरा जो एनजीओ उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, कोई भी रिलीजियस चेंजेस नहीं आएंगे, ना उसमें कोई भी सेकुलरिज्म ऐड किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन भी दिया गया है, ठीक है, ये एक्सेप्शन भी दिया गया है। फिर क्या है कि जितने भी एनजीओज हैं, ठीक है, उनके पास जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे उनके लिए एक प्राइमरी डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट ओपन होगा। जैसे मेरा कोई एनजीओ है,
ठीक है। अब मेरा जो एनजीओ है उसके लिए मुझे अपना एक प्राइमरी एफसीआरए अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, एफसीआरए अकाउंट ओपन करना होगा कहां पर? एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई में। और मेरा जो मेरे एनजीओ में फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आएंगे, डोनेशंस आएंगे, वो इसी एसबीआई बैंक में आएंगे। इसके बाद मैं सेकेंडरी बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकता हूं। ठीक है, सेकेंडरी बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकता हूं और फिर मेरा जो ये एफसीआरए का अकाउंट है, इसमें जो डोनेशंस आए हैं, कंट्रीब्यूशंस आए हैं, उसको फिर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने सेकेंडरी अकाउंट्स में। लेकिन जो फॉरेन डोनेशंस आएगी मेरे एनजीओ को, उसके वो कहां पर आएगी? वो मेरे प्राइमरी डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में आएगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे ओपन करना होगा। ठीक है, सेकेंड प्रोविजन ये है। फिर क्या है? कैपिंग भी कर दी गई है। जैसे मेरा कोई एनजीओ है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या हुआ है कि मैंने अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं यूटिलाइज किया। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं यूटिलाइज किया कंटिन्यूसली 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, यानी कि मेरे को कोई एनजीओज में, मेरा कोई एनजीओ है, उसमें मेरे को फॉरेन डोनेशंस मिले, बट मैंने उस डोनेशन को यूटिलाइज कम किया है या 10 लाख से कम किया है। ठीक है, 10 लाख से कम किया है 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो इससे क्या होगा? इससे मेरा जो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं होगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो फॉरेन डोनेशंस आ रहे हैं उससे आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई जो एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर मेरा एनजीओ है और इन 2 सालों में मैंने जो फंड्स को यूटिलाइज किया है उसका अमाउंट क्यूमुलेटिव होके इन दोनों ईयर्स में 10 लाख से कम है, तो मेरा जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं होगा। ये भी बड़ा नोटेबल चेंज है। ठीक है, ठीक है, ये भी बड़ा नोटेबल चेंज है। देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एनजीओज हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर हैं, उनकी आधार वेरिफिकेशन, ठीक है, उनको अपने आधार डिटेल्स भी जो हैं वो पब्लिक करने होंगे। ठीक है, वो पब्लिक करने होंगे। तो जितने भी ऑफिस बियरर हैं एक पर्टिकुलर एनजीओज में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अपना आधार डिटेल भी पब्लिक करना होगा। एट द सेम टाइम जो भी एफसीआरए, जो मेरा एनजीओ है, जो भी जिस ऑब्जेक्टिव से मैं फंड को जो है या फॉरेन फंडिंग में चाह रहा हूं, उस ऑब्जेक्टिव को भी मुझे कैटेगोरिकली बताना होगा। ठीक है, कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ केयर है, क्या सोशल सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव हैं मुझे वो बताना होगा कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और इस वजह से मुझे फॉरेन डोनेशन चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये आपके कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन दी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026। अब इसको लेकर कंसर्न्स क्या है? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें, सिविल सोसाइटीज की बात करें या एनजीओज की बात करें, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा वो क्या होगा कि अगर कोई भी एनजीओ है, कोई बहुत पुराना एनजीओ है, ठीक है, उसने कई सारे एसेट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, और अगर कल को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या जो भी एसेट्स हैं, उसका डायरेक्ट कंट्रोल अथॉरिटीज के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, और इस वजह से स्पेशली केरला में जो एनजीओज है उनका ये कहना है कि हमने एनजीओज ओपन किए हैं, उस एनजीओज में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए, जो फॉरेन फंडिंग आई है, उससे हमने कई सारे चर्चेज ओपन किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन चर्चेज का कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का ये कहना है, ठीक है, ये तो कंसर्न्स हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी है कि कई सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एनजीओज को टारगेट कर रही है और एनजीओज को अपने कंट्रोल में लाना चाह रही है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। अब गवर्नमेंट इस पर क्या करी? देखो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनके नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। अगर कल को किसी एनजीओ ने अपने फॉरेन फंडिंग से चर्चेस को ओपन किया है तो उस चर्च का जो नेचर है वो नहीं चेंज होगा, उसमें किसी भी तरीके की ऑल्टरनेशन नहीं आएगी। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग है, ठीक है, जो फॉरेन फंडिंग है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके,
ठीक है, जो फॉरेन फंडिंग है उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जो फॉरेन फंडिंग का प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, एंड क्लियर कट ये इंफॉर्मेशन हो कि जितने भी एनजीओज हैं इंडिया में वो किस ऑब्जेक्टिव से फॉरेन फंडिंग सीख कर रहे हैं, एंड उस ऑब्जेक्टिव को क्या वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स उन्होंने ये कहा है कि कई क्या होता है कि इन एनजीओज, ये जो एनजीओज होते हैं ये फॉरेन फंडिंग सीख करते हैं, उसके बाद ये कन्वर्जन, ठीक है, जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करने लगते हैं। तो ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है इसको भी इसका मिसयूज, ये मिसयूज ना हो सके फॉरेन फंडिंग से, तो उससे रोकना है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जो फॉरेन फंडिंग है ना ये एक प्रिविलेज है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस वजह से जो एनजीओज हैं जो कि फॉरेन फंडिंग सीख कर रहे हैं उनको अलाइंड होना होगा विद द डोमेस्टिक चैलेंजेस। जिस तरीके से इंडिया में जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो इवॉल्व होंगे, उसी के साथ एनजीओज जो फॉरेन फंडिंग सीख कर रहे हैं उनको अलाइंड होना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि कई सारे ऐसे एनजीओज हैं, ठीक है, या कई सारे जो चाइना या पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं इंडिया में इंडिया की जो सिचुएशन है या जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ फॉरेन फंडिंग। तो चाहे हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर लें, चाहे हम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने की बात कर लें, या फिर हम रिलीजियस कन्वर्जन की बात कर लें, हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लें, सोवरेनिटी की बात कर लें, ये कुछ ऐसे स्टांस हैं गवर्नमेंट के जिसकी वजह से इस बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब आपका टेक क्या है? क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो सही है, या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में एनजीओस पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, इस वजह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है? जो प्रोविजंस मैंने बताया उस पर क्या आपका टेक है? जो भी आपके थॉट प्रोसेस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो ये जीएस पेपर 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफसीआरए पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो इस वजह से ये जो अमेंडमेंट है हो सकता है कि 2026 का मेंस आने वाला है उसी में ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप तो ये जो एनालिसिस आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसा है तो इस सेशन को लाइक जरूर से करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।